स्टूडेंट, जब भी हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो मेजरली रूप से आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये इवेंट्स कौन से ऐसे टाइम फ्रेमवर्क के अंदर या कौन से ऐसे टाइम फेज के अंदर हुए हैं, उन्हीं को यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर रीड किया जाता है। इसी वजह से हिस्ट्री का जो मेजर डेफिनेशन है हिस्टोरियंस के द्वारा दिया गया है कि हिस्ट्री इज अबाउट द स्टडी ऑफ इवेंट्स, कि हिस्ट्री इज अबाउट द स्टडी ऑफ इवेंट्स। और ऐसे इवेंट्स जो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट करते हों, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हों, तो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उन्हीं का जो स्टडी है उसको हिस्ट्री का जो डेफिनेशन है वो दिया गया है। स्टूडेंट्स, इन हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है अलग अलग फेज के अंदर, अलग अलग इवेंट्स के अंदर में, इनको जिस तरीके से ट्रेस किया जाता है हिस्टोरिकल एविडेंस के पर्सपेक्टिव से या हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं जिसके बेसिस पे हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को एनालाइज करते हैं, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट सोर्स हैं हिस्ट्री के जिनके बेसिस पे हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे एनालाइज करते हैं। यहाँ अगर हम हिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पे देखा कि स्टडी ऑफ इवेंट्स जो कि ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हैं वो आपको हिस्ट्री के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो हिस्ट्री को तीन ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो फर्स्ट आप देखिए कि जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है, जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है जिसके अंदर आपको कंप्लीटली जो ह्यूमन बीइंग है, कंप्लीटली जो ह्यूमन है उसका मॉडर्न ह्यूमन के अंदर किस तरीके से जो कन्वर्ट हुआ उसी का ही आपको डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। कि आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर ह्यूमन एज ए हंटर के रूप में हुआ करता था, फिर हंटर के बाद में यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो आविष्कार हैं, अलग अलग तरीके के जो इन्वेंशन है वो हुआ करेंगे वहाँ पे। और उन इन्वेंशन की वजह से ये हंटर के रूप से एक सोसाइटी का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। और सोसाइटी के बाद में आपको जो सिविलाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होगा जिसके अंदर आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा है, इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो मेजरली देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आप यहाँ पे ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स को डिस्कस करोगे, बट उसके अंदर में आप यहाँ पे जो किंगडम है, कैसे यहाँ पे एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करता है, कौन सी ऐसी बैटल होती है, तो आपको जो किंगडम है वो उनका डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। कौन से ऐसे किंग के द्वारा कौन सा डिसीजन लिया गया जिसका सोशल इफेक्ट क्या है, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है, अपने जो किंगडम को किस तरीके से मजबूत स्ट्रेंथन करने के लिए उनके द्वारा डिसीजन लिए गए। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, तो मॉडर्न हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंस या फ्रीडम मूवमेंट के रिगार्डिंग में, कि कैसे एक सोसाइटी एक धीरे धीरे मेच्योर सोसाइटी के रूप में आएगी, मॉडर्न एजुकेशन को अचीव करेगी और बाद में वो फ्रीडम है उसकी वो डिमांड की जाएगी। तो इस तरीके से आपको तीन अलग अलग फेज हैं जिसमें अलग अलग इवेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और वो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, ह्यूमन का जो जीवन है उसी से रिलेटेड। तो इन इवेंट्स को आपको जब रीड करना है तो आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो तीन ऐसे इम्पोर्टेंट सोर्स हैं जिसके पर्सपेक्टिव से हम हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे एनालाइज करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें एंशियंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री के बारे में, तो उसका जो एनालिसिस है हम तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड करते हैं। एक तो स्टूडेंट्स आपको आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हैं वो यहाँ पे पता होने चाहिए कि कौन से ऐसे आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हैं जिनके थ्रू हमको क्या जानने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके थ्रू आपको यहाँ पे डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा कि लिटरेरी सोर्सेज के द्वारा क्या मेंशन किया गया था उस समय की किताबों के अंदर में, किस चीज़ का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। और अगर हम लास्ट की बात करें कि जो फॉरेन से जो लोग आए थे, जो बाहर से जो लोग आए हैं, उनके द्वारा अपनी जो किताब है, उनके जो ट्रैवल लॉग्स हैं उनके अंदर उन्होंने क्या मेंशन किया है, तो फॉरेन टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से भी हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे स्पेशली एंशिएंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री के अंदर में कि कैसे यहाँ पे जो इवेंट्स का जो डेवलपमेंट हुआ अलग अलग फेज के अंदर में। तो आज हम जिसके बारे में रीड करने वाले हैं वो है आर्कोलॉजिकल रिमेन्स के बारे में। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको जो डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हैं उनको अगर आपको ट्रेस करना है, उनका ओक्यूरेंस के बिहाइंड में, उनका इंसिडेंट्स के बिहाइंड में, तो आपको ये जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और यही वो इवेंट्स हैं, यही वो एविडेंस हैं
कि जिसके थ्रू आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि कैसे यहाँ पे धीरे धीरे जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट हुआ। उस समय सोसाइटी किस तरीके से हुआ करती थी, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से हुआ करती थी, क्या वहाँ पे लोग रिलीजियस थे या नहीं थे। ये ऐसी आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इन्हीं सोर्सेज के थ्रू पता लगेंगी। तो अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के पर्सपेक्टिव से, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनके बारे में हम इस आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे माउंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि माउंट्स का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ। आप देखिए कि हम यहाँ पे जो सिटाडल है उसके पर्सपेक्टिव में रीड करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि हायर पार्ट ऑफ द सिटी के अंदर जो सिटाडल हुआ करता था उसमें जो हायर जो प्रोस्पेरस लोग हैं, ब्यूरोक्रेट है, किंग हैं, जो पावरफुल जो लोग हैं वो रहा करते थे। यहाँ पे जो हाउस हैं वो भी आपको काफ़ी बड़े देखने के लिए मिलेंगे सिटाडल्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो टेराकोटाज हुआ करते थे, जो टेराकोटा वहाँ की जो स्टेटस है उसके बारे में बताते हैं। टेराकोटा वहाँ की जो स्टेटस है उसके बारे में बताते हैं। टेराकोटा के बारे में अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैचूज हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैचूज जो मिले हैं उनसे भी वहाँ पे जो कैसी कंडीशन है एंशिएंट सिविलाइजेशन की उसके बारे में आपको पता लगेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स कॉइन्स का डेवलपमेंट, जो कॉइन्स का डेवलपमेंट आपको लेटर फेज इंडिया के अंदर होएगा और आपको जो अलग अलग तरीके के कॉइन्स हैं कि मौर्यंस के द्वारा कैसे कॉइन्स चलाए गए, इंडो ग्रीक्स के द्वारा कैसे कॉइन्स चलाए गए थे, क्या गोल्ड कॉइन है जो सबसे पहले किनके द्वारा इश्यू किए गए, कुषाण्स के द्वारा किए गए थे या सातवाहनाज के द्वारा किए गए थे। तो इस तरीके से आपको कॉइन्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार, इवन मेंस के अंदर भी आपसे आंसर लिखाएगा कि हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में बात कीजिए, हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में बताइए। इसके अलावा अगर हम कॉइन्स के बारे में बात करें तो इसके अलावा आपको जो स्टोन्स हैं, स्टोन आर्किटेक्चर किस तरीके से वहाँ पे डेवलप हुआ, स्टोन के अलग अलग आपको जो टूल्स हैं, स्टोन के जो मेटेलिक टूल, आपको जो अलग तरीके के जो टूल हैं मेटेलिक टूल, स्टोन के जो आपको यहाँ पे अलग अलग जो स्टैच्यू हैं, इन सब का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे बताया जाएगा इस एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के अंदर में। स्टूडेंट्स, इन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को जो क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये कौन से समय के एविडेंस है, कैसे ये हमको मिला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स इनका जो टाइम फ्रेमवर्क है, इनका जो क्रोनोलॉजी है वो डिसाइड किया जाता है। एक रेडियो कार्बन मेथड होता है, एक रेडियो कार्बन मेथड है। रेडियो कार्बन मेथड के थ्रू इनका जो यहाँ पे जो टाइम फ्रेमवर्क है वो डिसाइड किया जाता है रेडियो कार्बन मेथड के थ्रू। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसके अंदर जो C14 है उसका प्रेजेंस कैसा है, तो आपको जो लमसम ईयर है वो मिलेगा। एग्जैक्ट ईयर तो आप यहाँ पे नहीं बता सकते, बट प्लस एंड माइनस जो 40 ईयर्स का टाइम फ्रेमवर्क रखा गया है कि किसी भी अगर फेज का जो किसी भी, जैसे सपोज कीजिए कोई कोइन है, कोइन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है उसका यहाँ पे C14 रेडियो कार्बन है उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा और प्लस माइनस जो समय है वो बताया जाएगा कि ये 1300 के आसपास का है। तो हो सकता है कि वो यहाँ पे आपको 1260 के आसपास का भी मिले या आपको वो मिले कि 13 जो 40 ईयर है उसके आसपास का भी मिले। तो इस टाइम फ्रेमवर्क के बीच में वो कोइन है वो वहाँ पे हुआ करता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हिस्ट्री को जब भी रीड करना है तो डॉक्यूमेंटेशन होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर हुआ। और ये कॉलोनियल एरा के समय हम यहाँ पे हिस्ट्री का रीडिंग है उसके पर्सपेक्टिव में स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो कैसी हुआ करती थी। तो 1861 के समय एक पर्सन है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस बेसिकली अलेक्जेंडर जो कनिंघम है उनके द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था 1861 के अंदर में। और यहाँ पे जो प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, किसके द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। लेटर फेज में अगर हम इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले की बात करें इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो 1902 के समय एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं हमारे जॉन मार्शल, उसके द्वारा इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, सर जॉन मार्शल हैं उनके द्वारा इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए अलेक्जेंडर कनिंघम एंड जॉन मार्शल नाम के दो पर्सन हैं
जो इस इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट के बिहाइंड में हैं। प्रेजेंट समय में इंडिया का जो भी एंशियंट मोन्यूमेंट है उन सभी को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, रिनोवेट करना और उसको रिवाइवल करना का जो काम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री के अंदर में। आप देखें कि स्टूडेंट जैसे जैसे हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हुआ, तो जो कोइंस की स्टडी है उसको एक अलग नाम दे दिया गया। अलग अलग तरीके का जो हिस्ट्री का अलग अलग जो पार्ट है, क्रोनोलॉजी को रीड करना है तो उसका अलग नाम दे दिया गया। तो ऐसे आपको अलग अलग जो नाम है, अलग अलग जो ब्रांच हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं हिस्ट्री के इस पार्ट के अंदर में। तो आप देखें कि कैसे अलग अलग जो ब्रांच है उसका डेवलपमेंट हुआ। इनिशियल फेज में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो मोर्टिमर व्हीलर नाम के एक पर्सन आएंगे, सर सर मोर्टिमर सर मोर्टिमर व्हीलर नाम के एक पर्सन है, वो यहाँ पे आएंगे और उनके द्वारा यहाँ पे जो स्ट्रेटिग्राफिक है उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि उसके स्ट्रेटिग्राफिक के अंदर में आप कैसे क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव में, कैसे आप यहाँ पे जो क्रोनोलॉजी है, कैसे आप यहाँ पे जो क्रोनोलॉजी है उसके पर्सपेक्टिव में जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, हिस्टोरिकल जो यहाँ पे सोर्सेज मिले हैं उनको आप डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो मेन जो प्रोसेस है, जो हिस्टोरिकल हमको जो चीज़ें जो मिली हैं जिनको हम कैसे डिसाइड किए, रेडियो कार्बन मेथड, तो उनका यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ये एग्जिस्टेंस के अंदर कहाँ से आने लगेंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो एक्सकावेशन का जो प्रोसेस है, जो एक्सकावेशन का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सकावेशन के प्रोसेस के अंदर यहाँ पे जो डिगिंग है वो की जाएगी। किसी ना किसी काम की वजह से जो पुरानी जो एरिया है, मिट्टी है, वो निकालने का काम होगा। जैसे कि आप देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी जो आपको डिगिंग के प्रोसेस के थ्रू ही वहाँ पे जो रेलवे डेवलपमेंट करना था, वहाँ पे जो रेलवे है उसका डेवलपमेंट करना था, इस वजह से वहाँ पे जो ईंट है वो निकलती हैं। बाद में उसको अच्छे से जब किया गया तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी जो सिविलाइजेशन है वो मिली है। तो एक्सकावेशन के प्रोसेस के थ्रू, डिगिंग के प्रोसेस के थ्रू आपको जो ओल्ड हैबिटेशंस हैं, जो ओल्ड एरियाज़ की जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे इस एक्सकावेशन या डिगिंग के प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो मोर्टिमर व्हीलर हैं उनके द्वारा क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करने के लिए अलग ब्रांच को स्टार्ट किया गया जिसमें एक्सकावेशन, डिगिंग, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी हुआ करती थी जिसको कि बेसिकली एपिग्राफी का नाम दिया गया है। इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी है जिसको क्या नाम दिया गया है, एपिग्राफी का। तो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी जो की जाती थी उसको एपिग्राफी का यहाँ पे नाम दिया गया। और जो हमारे ओल्ड इंस्क्रिप्शंस हैं उनको यहाँ पे रीड किया गया। ओल्ड जो इंस्क्रिप्शंस हैं कि उनके ऊपर क्या ऐसी बात लिखी गई है, स्टडी की गई। वहाँ पे जो ओल्ड राइटिंग है, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो ओल्ड राइटिंग है उसको यहाँ पे स्टडी किया गया। जैसे मौर्याज के समय में अशोक के द्वारा अपने इंस्क्रिप्शंस के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे जो मैसेज है वो डिलीवर किया जाता था। अशोक के द्वारा कोई ना कोई जो मैसेज है इंस्क्रिप्शन के थ्रू, यहाँ पे जो अशोक के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जो मैसेज है उसका जो डिलीवरी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उनको अलग अलग आप कैसे बताना, राजा का यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा अशोक के द्वारा इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है जो कि आपको हड़प्पा के अंदर मिला, जो हड़प्पा नाम का जो एरिया है वहाँ पे जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है, तो वो बेसिकली आपको वहाँ की जो टेराकोटा है, वहाँ की जो स्टैच्यूज़ है उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। वहाँ की जो सील्स हैं उसके अंदर सबसे पहले इंस्क्रिप्शन है जो इस तरीके से एपिग्राफी है वो की गई है। और इन सील्स को अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है। इन सील्स को अभी तक जो डेसिफर है, इन सील्स को जो डेसिफर्ड है वो नहीं किया गया है। डेसिफर्ड नहीं किया गया है कि सील्स के ऊपर बेसिकली क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अशोक के जो डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले जो पर्सन है जिन्होंने अशोक के इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किया था कि क्या मैसेज अशोक के द्वारा लिखा गया है, वो पर्सन का नाम आपको पता होना चाहिए कि जेम्स प्रिंसेप नाम के जो पर्सन है, जेम्स प्रिंसेप नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा बेसिकली अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है उसको यहाँ पे इनके द्वारा डेसिफर किया गया। उनके द्वारा
डेसिफर्ड किया गया है अशोक का इंस्क्रिप्शन। ये कौन से ईयर के अंदर किया गया है? 1837 के समय जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्या भाषा लिखी गई है उसको इन्होंने डेसिफर किया। कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर वहाँ पे लिखा हुआ था? तो इन्होंने बताया कि जो ब्राह्मी हिल्स है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसके अंदर में यहाँ पे लिखा गया है इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर में। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उसके बाद में आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बाद में जो प्राकृत स्क्रिप्ट है वो देखने के लिए मिलती है ब्राह्मी के बाद में। इसके अलावा लेटर फेज में कि जो 3rd सेंचुरी BC है उसके बाद में आपको धीरे धीरे जो संस्कृत है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी कि कैसे इनिशियल फेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट हुआ करती थी। फिर प्रकृत, वहाँ पे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर आपको प्रकृत देखने के लिए मिलेगी। और लेटर फेज में जो संस्कृत है या जो रीजनल लैंग्वेज है उनका भी यूज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर में। तो ये लैंग्वेज को बताता है कि कैसे वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग फेज के अंदर लैंग्वेज वहाँ पे हुआ करती थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आप देखिए कि वहाँ पे हमने लैंग्वेज के बारे में देखा, ब्राह्मी, प्रकृत एंड संस्कृत के बारे में देखा। आप देखिए कि रुद्र दमन का जो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है, रुद्रा दमन का कहाँ का इंस्क्रिप्शन है स्टूडेंट्स? जूनागढ़ का। अबे जूनागढ़ कहाँ है ये तो आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी। तो जो जूनागढ़ का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको फर्स्ट टाइम जो संस्कृत है उसका यूज़ देखने के लिए मिलता है। तो रुद्र दमन का जो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको फर्स्ट टाइम जो संस्कृत है वो देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जो संस्कृत को जो लिखा गया था वो काव्य फॉर्म के अंदर में लिखा गया है। जो काव्य फॉर्म हुआ करती थी उस काव्य फॉर्म के अंदर में यहाँ पे संस्कृत को लिखा गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ये जो कोइंस के बारे में हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखा, हमने माउंट्स के बारे में देखा कि डिगिंग प्रोसेस के थ्रू कैसे माउंट्स को वहाँ पे देखा गया, सेटलमेंट्स को एनालाइज किया गया। अगर हम कोइंस के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स जो कोइंस का जो स्टडी है उसको न्यूमिस्मेटिक के रूप से जानते हैं। कोइंस का जो स्टडी है उसको न्यूमिस्मेटिक्स के रूप से हम जानते हैं कि कोइंस के स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स कहा करते हैं। आपको जो अलग अलग तरीके के जो कोइंस हैं इंडिया के अंदर, आपको जो अलग अलग तरीके के जो कोइंस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कॉपर कोइन है। कॉपर कोइन के अलावा आपको यहाँ पे जो सिल्वर के जो कोइंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे गोल्ड के कोइन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और आपको लीड के जो कोइन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडिया के जो एंशंट आर्कोलॉजिकल जो रिमेन्स हैं उनके अंदर में। इसके अंदर अगर हम बात करें मौर्याज के द्वारा, जो मौर्यन डायनेस्टी है, तो स्टूडेंट जो मौर्याज हैं उनके द्वारा जो कोइंस चलाए गए थे उन कोइंस के अंदर आपको एक सिंबल देखने के लिए मिलेगा। मौर्याज के जो कोइंस हैं, मौर्याज के कोइंस के अंदर में एक सिंबल है। अब ये सिंबल क्या है? बेसिकली सिंबल के अंदर में बेसिकली वहाँ पे जो पिकॉक है, जो मोर है उसको वहाँ पे दिखाया गया है, पिकॉक को दिखाया गया है उनके सिंबल के रूप में मौर्याज के कोइंस के अंदर में। इसके अलावा आपको 3 आर्क जो हिल का सरमाउंटेड है वो भी एक क्रिसेंट के रूप में वहाँ पे बाय द क्रिसेंट के रूप में दिखाया गया है मौर्याज के कोइंस के अंदर ही। इंडो ग्रीक पहले वो रूलर हैं इंडिया के अंदर जिनके द्वारा कोइन है वो इश्यू किए गए थे। इंडो ग्रीक आपको कब देखने के लिए मिलेंगे? आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये वही डायनेस्टीज हैं जो आपको नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के थ्रू इंडिया के अंदर एंटर करेंगे डिफरेंट समय में अलग अलग डायनेस्टी। तो इंडो ग्रीक फर्स्ट रूलर हैं जिनके द्वारा जो कोइन हैं, फर्स्ट रूलर्स हैं जिनके द्वारा जो कोइंस हैं वो इशू किए गए थे इंडिया के अंदर में, इनके द्वारा जो कोइंस हैं वो इशू किए गए थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो कुषाण जो आएगा, कुषाण वही डायनेस्टी है जिसके एक इम्पोर्टेंट किंग है कनिष्का। और कनिष्का आपको जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है जिसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे करवाते हैं? कश्मीर के अंदर में। तो जो कुषाण्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो कोइन इश्यू किए गए वो बेसिकली आपको गोल्ड कोइन आपको देखने के लिए मिलेंगे कि इंडिया के अंदर जो गोल्ड के जो कोइन है वो इश्यू किनके द्वारा किए गए हैं? कुषाण डायनेस्टी के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट जो सातवाहना हुआ करते थे, सातवाहनाज के द्वारा भी जो सिल्वर है, कॉपर है, इसके अलावा लीड के जो कोइन है वो आपको देखने के लिए मिले हैं। ये इनके जो कुछ सिंबल्स हैं वो आपको जो उनकी जो शिप है उसके ऊपर देखने के लिए मिलते हैं।
सातवाहना डायनेस्टी वही है, सातवाहना डायनेस्टी वही है जिसके अंदर जो गौतमी पुत्र सतकर्णी, माँ का जो नाम है मैट्रिलिनियल सोसाइटी आपको देखने के लिए मिलेगी कि अपना जो मदर का जो नेम है इनके नाम के आगे यूज किया जाएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी है। हाला नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा इस डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो इनके द्वारा भी जो कॉइन है वो इशू किए गए और कॉइन्स इनकी जो शिप है जो जहाज हुआ करती थी उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारे कुछ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हैं जिनके बारे में हमने स्टडी किया, जिनके बारे में हमने देखा कि आर्कोलॉजिकल रिमेन्स को पहले जो रेडियो कार्बन जो टेक्निक है, जो रेडियो कार्बन जो टेक्निक है उसके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, उसके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे ये कौन से समय की है रेडियो कार्बन टेक्निक के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा किया गया। जॉन मार्शल नाम के जो पर्सन है उन्होंने 1902 के समय इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया, दोबारा से रीडेवलप किया। फिर मोर्टिमर व्हीलर नाम के पर्सन आएंगे, उन्होंने क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करने की बात की कि क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे स्टडी कीजिए, जिसके अंदर आपको जो डिगिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर ओल्ड बिल्डिंग है, जो माउंट प्रोसेस का पार्ट है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो रेलवे बनाने के लिए किया जाएगा, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के जो इंस्क्रिप्शंस है वो देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी ओल्ड राइटिंग है उनको डेसिफर करने की कोशिश की। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सील हुआ करती थी, सील के ऊपर बेसिकली कुछ पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर कुछ लिखा गया है, तो पिक्टोरियल फॉर्म को डेसिफर करने की कोशिश तो की गई बट आज तक वो सफल नहीं हो पाए। हो सकता है कभी ना कभी सफल हो पाए कि ये सील्स के ऊपर क्या लिखा था, क्या मैसेज हुआ करता था। और ये सील्स के एविडेंस है जो वर्ल्ड की जो दूसरी जो सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड की जो दूसरी सिविलाइजेशन है उनके वहाँ पे भी इनकी जो सील है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर हम जेम्स प्रिंसेप की बात किए, जिनके द्वारा अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है जिसे यहाँ पे डेसिफर किया गया है 1837 में, और इनके द्वारा जो ब्राह्मरी स्क्रिप्ट है प्रकृत एंड संस्कृत उसका यूज़ के बारे में बात की गई है। संस्कृत का जो मेजरली यूज है रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। एज ए काव्य फॉर्म के अंदर संस्कृत को यूज़ किया गया है। कॉइन्स की स्टडी को नोमिस्मेटिक कहा करते हैं। मोरियाज के समय कॉइन है जिसके अंदर पिकॉक का सिंबल है, क्रिसेंट है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग तरीके के कॉइन इंडिया के अंदर इश्यू किए गए थे, कॉपर कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, गोल्ड है, लीड के भी कॉइन है जो आपको सातवाहना के समय देखने के लिए मिलेंगे कि इनके द्वारा लीड के कॉइन भी इश्यू किए गए थे अदर देन द कॉपर एंड सिल्वर कॉइन के अलावा। अगर हम कुषाण्स के बारे में बात करें तो इनके द्वारा कुषाण डायनेस्टी के द्वारा फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो गोल्ड कॉइन है वो इश्यू किए गए। इंडो ग्रीक फर्स्ट ऐसे रूलर हैं जिनके द्वारा जो कॉइन है वो इशू किए गए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द जो आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस है, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स है, उनके बारे में हमने स्टडी किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।